विद्युत रसायन, कोई जम के इंक भर दिया इसमें। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया आपका। पहले तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ पर है, केमिस्ट्री के कौन सा ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाई क्या करेंगे? दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वेयर वी डील्स स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में बदलती है? केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलती है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया होगा? तो हम लोग देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ सेल। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। सेल में पहला क्या है? इलेक्ट्रो क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। ठीक, इसमें होता क्या है? चलो पहले दोनों नाम देख लें। दूसरा इसमें एक्चुअली बस इतना जान जाए, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी बोलो, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल। कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कभी देखा है कैसे? ये बातें नहीं। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कहीं देखा है? कहाँ देखा है? बैटरी। आप लाते हो सेल, उसको टॉर्च में लगा दो, बल्ब जल रहा, तो जो सेल आप लाए हो, पेंसिल सेल जो लाए हो आप, उसके अंदर सब्सटेंस भरे हैं, पदार्थ भरे हैं, तो वहाँ पर क्या केमिकल सब्सटेंस है। मतलब कौन सी एनर्जी है? इस तरीके से केमिकल एनर्जी है। वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? जो बल्ब जल रहा है तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा जो सेल होता है जो हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता था। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो सब्सटेंस का स्प्लिट होता है, या जैसे NaCl है, पानी में डाल दिए, Na+Cl- अलग हुआ। आप चाहते हो कि आपको सोडियम मिले, क्लोरीन गैस मिले, या वाटर किससे मिलकर बना हुआ है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस चाहते हो तो वाटर को क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। वो किससे स्प्लिट करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल से करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। बातें समझ, ये सब प्रोसेस हम जानेंगे कैसे होता है। तो फिलहाल समझ में आ गया। तो दो टाइप के सेल हैं, एक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और तीसरा जो पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहला हेडिंग, अब इसको लिख लीजिए। पहला हेडिंग डालेंगे क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। हेडिंग डालिए। तो देखिए पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा सेल पढ़ने जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, इसका कैसे निर्माण करते हैं? तो देखिए दो सेल से मिलकर बना होता है। कितने सेल से मिलकर? दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। इधर जो होता है एनोड हाफ सेल होता है, इधर क्या होता है? कैथोड। याद रखना हमेशा, कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है? लेफ्ट साइड पे आप एनोड हाफ सेल बनाओगे और राइट साइड पे क्या बनाओगे? कैथोड हाफ। ये ऐसे ही बनाना है, अपने मन से नहीं बनाना, ठीक है ना? देखिए कंटेनर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एक रॉड लिया है। मान लेते हैं किसका बना हुआ है? किसका रॉड है? जिंक। किसका रॉड है ये? जिंक का।
जिंक का सॉलिड रॉड है, इसको हम क्या नाम देंगे? एनोड। क्या नाम देंगे? एनोड। और यहाँ पर जो कंटेनर में सॉल्यूशन लिया जाता है ना, जनरली जिसका रॉड है उसी साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है। मैंने क्या बोला? आपने जिंक की रॉड ली, सॉल्यूशन किसका लेंगे? ZnSO4। जिंक का सल्फेट क्या कहलाता है? साल्ट ही तो कहलाता है। जिंक सल्फेट का क्या लेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वा सॉल्यूशन लेंगे Zn++ SO4 माइनस, अलग रहेगा ही नहीं रहेगा? ठीक है, ये ले लिए। इसको बोलेंगे हम क्या? एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, एनोड हाफ सेल। इधर देखिए, इधर हम क्या ले रहे हैं? ये आपका कैथोड है। क्या है? कैथोड है। ठीक है, ये मान लें किसका ले रहे हैं? कापर का, Cu। किसका लिया है? कापर। तो जो सॉल्यूशन लेंगे बताओ किसका लेंगे? इसी का साल्ट ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या? CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। आ रही बातें समझ में? ठीक। अब आगे देखिए, इसको हमने बल्ब से किससे जोड़ दिया है? बल्ब से। ये है आपका कैथोड हाफ सेल। ठीक है। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन जानते हैं सब लोग? ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हैं ना? ऑक्सीडेशन के लिए कितनी बातें याद रखना है? 4। रिडक्शन के लिए कितनी बातें याद रखना है? 4। ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई कहीं पर अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कहीं से हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है तो भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीमेंट होता है तो भी ऑक्सीडेशन। 4 बातें हो गई। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा होगा, रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो भी रिडक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा तो भी रिडक्शन। और किसी की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है तो भी रिडक्शन। तो इतना मैं मान के चलता हूँ आपको आता है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है? यहाँ पर जो जिंक है, यहाँ पर क्या होता है? एनोड हाफ सेल पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जो जिंक सॉलिड है ना, ये जिंक कैसा आपका? सॉलिड। जो जिंक सॉलिड है ये सॉल्यूशन में आएगा, यहाँ से यहाँ कहाँ आता है? सॉल्यूशन के अंदर आता है। किस फॉर्म में आएगा? Zn2+। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आता है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जिंक ये जिंक कहाँ चला गया? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर चला गया। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। 0 से कितना हो रहा है? +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आगे देखिए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इधर से क्या होगा? जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा ऐसे। अब यहाँ पर क्या होता है? बोलो। यहाँ पर कैथोड हाफ सेल पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन, अपचयन होता है। रिडक्शन यहाँ पर होगा क्या? अच्छा ये बताओ, ये CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? इस सॉल्यूशन के अंदर क्या Cu++ नहीं होगा? SO4 माइनस नहीं होगा? भाई एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ही क्या हुआ कि अगर कोई आयनिक सब्सटेंस होता है, वाटर में डालने अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, पता है? जैसे NaCl लिए तो Na+Cl माइनस में टूट जाता है, नहीं टूट जाता? वैसे ही क्या हो जाएगा? Cu++ और SO4-। दोनों का कंसंट्रेशन देखो शुरुआत में बराबर रहेगा, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो मुझे ये बता दो, Cu कंसंट्रेशन ऑफ Cu++ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-। सॉल्यूशन के अंदर क्या इनके कंसंट्रेशन बराबर रहेंगे? शुरुआत में जब स्टार्ट नहीं होगा तो मुझे बता दो क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ किसका? Zn++ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-। क्या ये बराबर होगा? नहीं आ रहा है, बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना दोनों के कंसंट्रेशन बराबर? चलिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर Cu++ है ही है,
अब Cu++ कहाँ करेगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बस आ ही रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया तो ये इस पर जाएगा और इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, क्या कर लेगा, गेन, और गेन करके इसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट, जमा होना शुरू हो जाएगा। कौन, Cu। एक्चुअल में होगा क्या जरा बताओ, Cu++ कहाँ पर है, ये एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर है ये। इसने क्या किया, जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने, गेन किया, गेन करके क्या बना लेगा, Cu सॉलिड, क्या बना लेगा, जा करके Cu इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका हो क्या रहा है, देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, या ऐसे भी बोल सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। बोलो समझ में आया। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं, अभी जलेगा कि नहीं जलेगा, अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब करंट का फ्लो हो गया, करंट इसके अपोजिट होगा, भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या फ्लो होता है, करंट, तो करंट का फ्लो इधर हो रहा है, आ रहा है समझ में आते। तो क्या ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। कहीं पर भी अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मतलब करंट का फ्लो होता है मतलब बल्ब जलेगा। बल्ब तो जला फिर बुझ गया, बल्ब जलने के बाद क्या हुआ, फिर बुझ गया। तो फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया भाई क्यों ये बुझ गया, तो फिर पाया कि जो ये वाला सोल्यूशन है ना, इसके अंदर Zn+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। ये भाई सही बात है, इसके अंदर आता जाएगा धीरे धीरे Zn++ का कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब और ज़्यादा आ ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा आ चुका है। तो जब और ज़्यादा नहीं आएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, नहीं, रुक जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, ये प्लेट एनोड प्लेट कैसी होती है, इसमें निगेटिव, कैसी होती है, निगेटिव, और कैथोड प्लेट कैसी होती है, पॉजिटिव। कैथोड प्लेट कैसी होती है, पॉजिटिव, ये जानते रहिएगा। और वहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब पढ़ेंगे ना तो इसका उल्टा हो जाएगा। गैल्वेनिक सेल में याद रखना है, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ से अगर Cu++, यहाँ से अगर Cu++ इसमें जाएगा तो Cu++ का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम, और SO4- का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, भाई ये सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इतना ज़्यादा, अब और ज़्यादा जा नहीं सकता। तो क्या अब करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नहीं होगा। तो बल्ब तो नहीं जलेगा, थोड़ी देर जला, बुझ गया। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया। यहाँ पर एक इन्वर्टेड U2, अरे यूट्यूब चैनल वाला नहीं, एक इन्वर्टेड क्या लिया, यू आकार की एक नली ले ली, यूट्यूब ले लिया। आई बात समझे। तो बताओ इसका नाम सॉल्ट ब्रिज, इसका नाम क्या लिया, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज नाम दिया। और इस सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, अब सुन लो भाई, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयनिक सब्सटेंस, मतलब जो अपने आयनों में डिसोसिएट कर जाता है। जैसे इसके अंदर ZnSO4 लिया तो क्या कहेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। इसके अंदर CuSO4 लिया तो क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट वैसे क्या होता है, दो टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयनिक सब्सटेंस, याद रहेगा। फिलहाल इतनी जरिए इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जितने टाइप के सॉल्ट हैं सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होता है, 100%। वाटर में डालो अपने आयनों में 100% डिसोसिएट। जैसे ये साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ये भी साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। NaCl भी साल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ में। जितने भी वीक एसिड हैं, वीक बेस हैं, ये सब क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या लेते हैं, इनर्ट
इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें KCl ले लिया, क्या ले लिया, KCl ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, ये भी तो सब्सटेंस है, सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्या K प्लस और Cl, और जो लेते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, ये सेमी लिक्विड स्टेट में लेते हैं। किस में लेते हैं, सेमी। इसमें एगार एगार एक सब्सटेंस होता है जो जिलेटिनस होता है, आपने पढ़ा होगा एगार एगार के बारे में। तो उसमें मिला करके मतलब इसमें भरा रहता है, बातें समझ ना, एगार एगार। ठीक, एगार एगार पे मत जाओ, इधर ध्यान दो, समझ में आया। अब ये मत बताना सर एगार एगार एलगी एलगी से मिलता है, कौन सी एलगी से मिलता है, हाँ तब ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयनों में टूटेगा कौन, क्या बताएगा। अच्छा इधर ये सोल्यूशन तुम्हारा कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, तो कौन आएगा इधर, K प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, तो इधर कौन मूव करके आएगा, Cl माइनस। अब ये वाला सोल्यूशन कैसा था, निगेटिवली चार्ज, तो इधर प्लस वाला आएगा, तो प्लस में कौन आएगा, K प्लस। बोलो समझ में आ रहा है। अब आएगा तो बताओ क्या करेगा, Cl माइनस इधर आया, यहाँ पर क्या था, Zn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस का Zn प्लस प्लस और Cl माइनस क्या बना लेगा, ZnCl2। कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बस ZnCl2 आयनिक फॉर्म में रहेगा यहाँ, वो भी तो साल्टी है ना भाई। रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म में कोई चीज़ मिलता है ना तो बता रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर क्या था, Zn प्लस प्लस था प्लस 2Cl माइनस मिल गया, क्या बना लेगा, ZnCl। ZnCl2 क्या आयनिक फॉर्म में तो रहेगा, इसके अंदर जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर कौन आएगा, Cu प्लस प्लस था, क्या था, Cu प्लस नहीं, SO4 माइनस माइनस कंसंट्रेशन जाता था, किसके साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम के साथ, क्या बनाएगा, K2SO4। ये K2SO4 ये भी क्या है, साल्ट ही तो है, ये भी तो यहाँ पर आयनिक फॉर्म में तो रहेगा। बातें समझ, तो न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो क्या ये अब कंटिन्यू चलता रहेगा, अब ये धीरे धीरे कंटिन्यू यहाँ पर बल इलेक्ट्रॉन जलता रहेगा। यही है आपका क्या, गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर बस याद रखना क्या होता है, एनोड हाफ सेल है, कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये रिएक्शन मैंने बता दिया, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पर समझ में आ गया सबको, क्या बताया था, क्या था, हाँ लोन, LOAN, लोन। लोन L मतलब लेफ्ट साइड, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड बोलेंगे इसको। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखो ये लोन अगर याद है तो सब याद है, सही बात हो, ये उससे उल्टा कर लेना हो जाएगा। समझ आया तो लोन याद रखना, ठीक। तो फटाफट बना डालो। देखिए साल्ट ब्रिज होता क्या है, इसमें इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इसमें क्या भरा रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। जैसे KCl NH4Cl KNO3TC किस फॉर्म में, किसके साथ रहता है, एगार एगार पाउडर होता है, उसी फॉर्म रहता है, किस सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। तो बस इतना ही जानना है सेमी। हाँ साल्ट ब्रिज का भी इसके फंक्शन है, थोड़ा सा वो लिखा देता हूँ, नोट पर डालिए। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो लिखिए इसमें फटाफट। इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट, it complete the circuit by maintaining the, it complete the circuit by maintaining the flow of electrons, by maintaining the flow of electrons, by maintaining the flow of electrons। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। देखो क्या कर रहा था ये,
सर्किट को देखो, जो सर्किट रुक गया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया था, हमने साल्ट ब्रिज लगाया तो फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या करता है, मतलब सर्किट को अगेन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it maintains the electrical neutrality, it maintains the electrical neutrality both the solution, it maintains the electrical neutrality, it maintains the electrical neutrality both the solution, both the solution, both the solution, दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया था कि नहीं किया था, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को, वही बात है। एंड तीसरा लास्ट लिखिए, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बस इसलिए इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो ऐसे लिखा हूँ, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है समझते हैं, इधर ध्यान दीजिए। देखो ये क्या है, एनोड है, ये क्या है कैथोड है, सी, मतलब ये एक तरीके से एनोड हाफ सेल, ये क्या हो गया कैथोड हाफ सेल हो गया। ये सोल्यूशन कैसा था आपका, ये वाला इधर वाला सोल्यूशन कैसा हो गया था, ये सोल्यूशन कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज ये सब हो गया था। और ये वाला सोल्यूशन कैसा हो गया था, नेगेटिवली चार्ज। अच्छा बताओ, कहीं पर अगर चार्ज का सेपरेशन होता है तो वहाँ पर कुछ जनरेट होता है, फिजिक्स पढ़ा, चार्ज का सेपरेशन होता है कुछ जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, विभवांतर होता है, पोटेंशियल समझ रहे हो ना। जैसे ये एनोड है, ये जिंक था यहाँ पर, सपोज करो जिंक सोल्यूशन के अंदर Zn+ के रूप में आ रहा था, ये रॉड मेरी कैसी थी नेगेटिव, ये सोल्यूशन कैसा था पॉजिटिव, तो दोनों के बीच कोई पोटेंशियल जनरेट होगा, हाँ ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर भी तो चार्ज सेपरेट हो रहा था, यहाँ ये सोल्यूशन कैसा था नेगेटिव, ये रॉड कैसा था पॉजिटिव, तो इसके बीच भी तो चार्ज सेपरेट हो रहा है, कहीं पर भी चार्ज सेपरेट होता है तो वहाँ क्या जनरेट होता है पोटेंशियल। यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल जनरेट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। समझ में आया, तो वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कहीं पर भी अगर क्या जनरेट हो, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन, तो वहाँ क्या जनरेट हो जाता है पोटेंशियल, विभवांतर। तो प्लस माइनस, ये सोल्यूशन कैसा था प्लस, ये कैसा था माइनस, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच इसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड क्या जंक्शन पोटेंशियल, यही है लिक्विड जंक्शन। क्या इसको मिनिमाइज नहीं करता है, कम नहीं करता है भाई, इसके प्लस चार्ज को खत्म करता है इसके माइनस चार्ज। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। समझ में आ गया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या मैंने बताया, और इसी चीज़ को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। समझ में आ गया। अरे इतना लोड लेके नहीं सोचना भाई, जो प्लस है माइनस था उसी को कम कर दिया ना, या खत्म कर दिया, उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, उसी का नाम दे दिया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उसी चीज़ को क्या कर रहा है, ये मिनिमाइज कर रहा है। बोलो समझ गए, ठीक। तो 3 फंक्शन हो गए इनके, ठीक है। तो इसको अगर बनाना चाहो जल्दी से बना लो फटक से। नेक्स्ट हेडिंग डालिए।
कंडीशन ऑन विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज, कंडीशन ऑन विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन साल्ट ब्रिज। ऐसा कौन सा कंडीशन जिसमें क्या यूज करना है आपको, सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। कुछ कंडीशन तो वो बता चुका मैं, उसको हम लिख भी लेते हैं कभी कभी। हाँ देखो, हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, बातें समझ में देखते भी हो भी। इन बातों पर जो बातें लिखा रहा हूँ इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए आप हर तरीके से तैयार रहिए। लिखिए इसमें हेडिंग समझ में आ रहा है क्या, क्यों जो साल्ट ब्रिज के अंदर जो साल्ट ब्रिज होता है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं ना कुछ शर्तों के अनुसार होता है, कुछ कंडीशन होती हैं, ऐसा नहीं किसी को उठा के भर देंगे, समझ है ना, वही हम कंडीशन जानने वाले हैं। लिखिए आयनिक मोबिलिटी ऑफ, पॉइंट वाइज लिखिए, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, ionic mobility of cation and anion should be same, ionic mobility of cation and anion should be same, should be same, so that both the half cell solution, so that both the half cell solution, so that both the half cell solution neutralizes simultaneously, neutralizes simultaneously, so that both the half cell solution neutralizes simultaneously। भाई ऐसा क्यों बोला कि जो कैटायन एनायन साल्ट, जो ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज के अंदर जो हम कैटायन और एनायन लेते हैं, जैसे भी आपने लिया था K+ और Cl-, इन दोनों की आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम। आयनिक जो मूवमेंट है, जिसकी आयन के मूव करने की जो स्पीड है ना, वो क्या होनी चाहिए, सेम। क्यों सेम, इसीलिए सेम होना चाहिए कि जो दोनों सॉल्यूशन है ना एक साथ न्यूट्रलाइज हो। ये नहीं पे ये कैटायन पहले पहुंच गया, जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया, अभी ये तो सुस्त धीरे धीरे जा रहा है, तब न्यूट्रलाइज करेगा, तब होगा क्या, नहीं। कैटायन एनायन दोनों क्या सेम स्पीड से पहुंचने चाहिए, जिससे दोनों सेम टाइम में क्या हो, न्यूट्रलाइज हो, तभी तो चलेगा ना रिएक्शन। एक न्यूट्रलाइज हो करके भी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ये न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो चल, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, रिडक्शन होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। बातें समझ आ रही है, तो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, among the cations, among the cations, among the cations H plus आयन, H plus कौन सा आयन है, H plus ions has the highest ionic mobility, has the highest ionic mobility and OH minus has the, and OH minus कौन, OH minus has the highest anionic, has anionic आयनिक मोबिलिटी, एनायनिक आयोनिक मोबिलिटी। ये कौन सा मोबिलिटी, एक ये तो कैटायन है, छूटा तो नहीं, क्या लिखे, OH माइनस आयन हैज़ द हाइएस्ट एनायनिक आयनिक मोबिलिटी। भाई देखो अपने भाषा में भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं जैसे लिखा रहा है वैसे लिखो। H+ को याद रखना कैटायन के रूप में, सबसे ज़्यादा अगर किसी की मूवमेंट होती है, किसकी होती है, H+ की होती है। एनायन के रूप में कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, OH माइनस आयन करता है। ऋणायन के रूप में OH माइनस के होता है, और कैटायन के रूप में H+ का होता है। ये बातें आपको जाननी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिखिए इसमें, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट
आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द साल्ट ब्रिज, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द साल्ट ब्रिज, salt bridge, ions of the electrolyte of the ions of salt bridge should not react with any of the half shell क्या लिखे, ions of the electrolyte of the salt bridge should not react with any of the half shell electrode or electrolyte, एग्जाम्पल करके लिखिए, भी समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल करके लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, KCl cannot be used in case of in case of silver electrode, because it will react with Ag plus ion, and form white PPT, white precipitate of AgCl, white precipitate of AgCl. अब चलिए मेरी बात नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है. इधर देखिए, ये आपका क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड. इसके अंदर क्या भरा आपका, सॉल्यूशन भरा हुआ है, साल्ट भरा हुआ है, देखो. और ये क्या है आपका, साल्ट ब्रिज. इस साल्ट ब्रिज में आपको वही इलेक्ट्रोलाइट लेना है. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना, वही इलेक्ट्रोलाइट लेना जो इन सबसे रिएक्शन ना करे. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि KCl लिया था ना, K प्लस और Cl माइनस. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का है, तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर सिल्वर आएगा तो क्या बना लेगा, Ag प्लस Cl माइनस, इधर से आ रहा है, क्या बन जाएगा, Cl माइनस, क्या बना लेगा ये, AgCl का तो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट, PPT बन जाता है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाएगा. बातें समझ आ रही है. तो आपको इस तरीके से कोई ऐसा इलेक्ट्रोड नहीं लेना है जो या तो एनोड किससे रिएक्शन करे, एनोड से या इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करे, या जो सॉल्यूशन में जो आयन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करे. ऐसा आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो किसी से रिएक्शन ना करे. बातें समझ आ गई, यही चीज़ बातें, इतनी बातें इसमें आपको जाननी थी. तो ये साल्ट ब्रिज खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल हमने आपको बता दिया. ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं. रुक दो. चलिए देखिए नर्स इक्वेशन, क्या कहना है आप लोग, नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नर्स इक्वेशन ये सभी में, मतलब न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसी से आता है. देखिए नर्स इक्वेशन की बात करें. अच्छा ये पहले बताओ, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट, बोलो क्या था इसके बाद, प्लस 2.303 R इंटू टी लॉग Q. ठीक है ना, ये थर्मोडाइनमिक्स में मिलता है देखने को, है ना. कहाँ मिलेगा, थर्मोडाइनमिक्स. फिलहाल आपको याद ही करना है इसको. डेल्टा G क्या, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी. डेल्टा G नॉट क्या है, जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन. किसी आगे नॉट लग जाएगा तो कौन सा कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है. ठीक है ना, चलो लिख लेते हैं. डेल्टा G क्या है, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी. डेल्टा G नॉट क्या है, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड
कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब वही टेम्परेचर लगभग कितना 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना हो 1 atm हो, ये सब कंडीशन लगा जाता है तो स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यू, आप सुनो, क्यू क्या है? अभी इसको ध्यान से, अभी क्यू क्या है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्यू को लेकर के क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए इधर, अगर मैं, अब ध्यान सुनो, एट इक्विलिब्रियम, क्या आ गया? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों रेट क्या हो जाते हैं? इक्वल एंड कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट। अगर बोल दें कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ऐसा बोल दे, तो ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ये याद रखना पड़ेगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा बताओ? तो डेल्टा जी इधर चला जाएगा, और तो क्या आएगा जल्दी बताओ, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log। अब सुन लो, अगर डेल्टा जी इक्वल इक्विलिब्रियम पर क्या? डेल्टा जी इक्वल टू 0, और जो क्यू है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? KEQ। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और सुनो, क्यू बराबर होता क्या था? क्यू, देखो क्यू क्या होता था, ये जो होता क्या? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये चीज़ आपको, क्यू बराबर भी यही होता है और EQ बराबर भी यही होता है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पर क्या आ जाएगा? मतलब KEQ का यूज़ कब करेंगे? जब इक्विलिब्रियम पर होगा, नहीं तो हम नॉर्मल क्यू मान के चलेंगे, और क्यू बराबर भी यही होता है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख सकता हूँ, या KEQ भी। बोलो समझ में आया क्वेश्चन ये? ठीक, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? थर्मोडायनेमिक्स। क्यू क्या है समझ में आ गया? क्यू का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर बोल दिया तो हम क्यू की जगह क्या लिखेंगे? KEQ लिखेंगे, और KEQ बराबर भी वही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? नोट कर लो फटाफट इसको पहले। कहीं पर अगर यूजफुल, कहीं पर अगर यूजफुल काम हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा, तो मैंने क्या बताया? उसके गिब्स फ्री एनर्जी में क्या आएगी? कमी आएगी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे वर्क है, वर्क क्या? इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है, उसी वर्क के फिर क्या नाम दे दिया हमने? यूजफुल वर्क नाम दिया, और यूजफुल W क्या लिख दिया? यूजफुल। और यही बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी। क्यों माइनस डेल्टा जी लिखा? क्योंकि इसके कमी आ रही है। अच्छा, आपने वर्क इज इक्वल टू के एक चीज़ पढ़ा होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पढ़ा है ना? चार्ज क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कितना चार्ज है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये। अगर मैं बोलूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर कितना? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूँगा? 6.02 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आता है? 96,000 अप्रॉक्स, थोड़ा सा 96,500, यही आता है। इसको बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं? एफ से, इसको एफ से लिखें। एफ मतलब क्या है? फैराडे। फैराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आया? मतलब इस डाटा को हम किससे रिप्रेजेंट करें? एफ से। आप एफ का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ में आ रहा है? तो मैं चार्ज की जगह क्या लिख दिया? एफ। एफ मतलब फैराडे, फैराडे मतलब
चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं। मान लीजिए n मोल है तो NF कर दूंगा। बात एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो F था, तो n मोल का कितना हो जाएगा n इंटू पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे E से। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, W E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NF इंटू E। बात समझ में आई। n का मतलब देखो क्या है, जैसे किसी के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, तो n की वैल्यू वही हो जाएगी। 2 प्लस है, 3 प्लस है, तो n की वैल्यू 2 3। 1 प्लस चार्ज है तो 1 कर देना। F का मतलब समझ ही रहे हो। E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E क्या है आपका, E इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वर्क, अगर मैं बोलूं वर्क डन बाई सेल, क्या बताओ आप, वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू क्या बताओगे, यही तो बताओगे, NFE, ये लिखोगे। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम वर्क डन बाई सेल, बोलो क्या होगा, NFE नॉट। E नॉट हो जाएगा। E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कोई सेल अगर मार्केट से आप खरीद के लाते हो, जैसे आप खरीद के देख रहे नए सेल खरीद के लाए, उसमें कितना रहता है, जैसे उसमें 1.5 लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट का ऐसा लिखा रहता है ना। तो जब नए खरीद के लाओगे ना तो उतना रहेगा वो 1.5, लेकिन जैसे जैसे यूज करते जाओगे उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो स्टैंडर्ड कितना हुआ उसका 1. तो मैक्सिमम वर्क उसका कितना होगा, तो मैक्सिमम जब नया सेल लगा तो उसका मैक्सिमम वर्क उतना ही तो कर सकता है ना, लेकिन जैसे जैसे यूज करते जाओगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा। बात ही समझ में आई। इस चीज़ को भी जल्दी से लिख लो, फिर आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, वर्क इज इक्वल टू क्या था, वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी था। तो यहाँ पर मैंने वर्क इज इक्वल टू ये लिखा है ना, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE लिख सकता हूँ, या डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा, माइनस NFE नॉट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया। अब देखिए, अभी जो इक्वेशन एक लिखे थे, क्या लिखे थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस 2.303 RT log Q लिख दो, चलो, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दो, जो को ठीक लगे। ठीक है ना भाई। चलो बताओ, अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, माइनस NFE इज इक्वल टू, बोलो, माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख सकता हूँ। अब मैं इस इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। किससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई माइनस NF। माइनस NF से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा। अच्छा, दोनों पक्ष को डिवाइड करूँगा तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या है, माइनस NF कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 2.303 RT अपान, ये देखो माइनस हो जाएगा, माइनस NF हो जाएगा, ही नहीं होगा, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चल रहा है ना भाई ये। ठीक है, अब आगे देखो, यही है क्या आपका नर्स इक्वेशन।
यही है आपका नर्स इक्वेशन। यही है नर्स इक्वेशन, समझ में आ रहा है? नर्स इक्वेशन यही है, ये ओरिजिनल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन जो हम लगाएंगे न्यूमेरिकल ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म से लगाएंगे। किस लगाएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मुझे ज़रा ये बताओ, इधर देखो, आर की वैल्यू कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट मान के चलेंगे, एक हो गया कांस्टेंट। एफ की वैल्यू पता है 96,005। अगर मैं सबका डाटा रख दूं तो क्या आता है? बोलो। इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपान एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखिए, इसी से हम न्यूमेरिकल डाटा लगाएंगे। ये सिंपलेस्ट या सिंपल फॉर्म ऑफ नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है? ये सिंपल फॉर्म। न्यूमेरिकल इसी से आएगा। ये आया कैसे पता है आपको ना? हमने किसकी आर की वैल्यू पुटअप किया, टेम्परेचर पुटअप किया और एफ की वैल्यू पुटअप कर दी। तो ये देखो यही आएगा। समझ में आ गया सबको? तो ये सिंपल फॉर्म नर्स इक्वेशन का क्या है? सिंपल फॉर्म। तो नर्स इक्वेशन तो आपको दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। इज इक्वल टू क्या है? ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सिंपल फॉर्म क्या है? बस उसको हटा देना है, ये याद होना चाहिए। माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एन याद रखना। एन क्या होगा? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ट्रांसफ़र या शेयर्ड हो रहे हैं। समझ आ रहा है? ये एन होगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो आज मैंने कहाँ तक देख लिया? नर्स इक्वेशन। कल इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, किस टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं। और हाइड्रोजन का एक केस आता है, पता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको भी देखेंगे, डिराइव करेंगे। चलिए।